morning, sir. Let us first start with the discussion on the questions from last test. This will complete screen. I think that will be useful. Okay, I hope you can see this clear. So जो पहला क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे नहीं, एटलीस्ट 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल थे मोस्टली। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डैम्पिंग फैक्टर, you know what is damping factor, it is simply you can say R or R by 2m or P. So उसका इफेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन वाज दैट इट इंक्रीज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। वैसे तो पहला ऑप्शन ही आपको हिंट दे देना चाहिए था, नहीं ये गलत है। क्यों? नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो K और M पे डिपेंड करता है ना। अगर आप L और C की LCR सिस्टम की बात करोगे तो वो L और C पर डिपेंड करता है, R पे तो कहीं डिपेंडेंस आती ही नहीं उसकी। तो पहले ऑप्शन से ही वैसे आइडिया लग जाना चाहिए था अगर आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखते हो। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है। जैसे हम डैम्पिंग वाला जब चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ K/M माइनस सम टर्म विच डिपेंड्स ऑन R, है ना, R स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर या 4m स्क्वायर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कुछ फैक्टर होता है जो R पे डिपेंड करता है। तो यानी ये तो ठीक बात है। क्वालिटी फैक्टर को रिड्यूस करता है, ये भी ठीक है। फॉर्मूला रिकॉल कर लो आप, क्या फॉर्मूला था क्वालिटी फैक्टर का, वहां से क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम अब्जॉर्ब पावर जो है वो भी रिड्यूस होती है। जब हम अब्जॉर्प्शन कर्व पढ़ते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम अब्जॉर्ब पावर है उसका फॉर्मूला इनवर्सली वेरी करता है R के साथ, जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है उसके साथ इनवर्सली वेरी करता है। तो यानी ये तीनों तो सही है, हमारा ये पहला ऑप्शन ही गलत है कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। इज टोटली रॉन्ग, डिक्रीज भी नहीं करेगा, इंक्रीज भी नहीं करेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एनी डाउट ऑन दिस क्वेश्चन? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Then next question was, in a forced LCR system, which of the quantity is non-zero at the zero frequency of the external force and voltage? स्टेटमेंट क्लियर है कि जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जीरो लेके जाएंगे तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी नॉन जीरो होगी? सप्लाइड पावर, आपको कर्व अगर याद है डिस्कस किया है, तो जब हम ओमेगा जीरो को अप्रोच करते हैं, इन दैट केस दिस आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। करंट इन द सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा था, करंट या वेलोसिटी दोनों इक्विवेलेंट फुटिंग पे। तो वेलोसिटी के केस में भी हमने डिस्कस किया था कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो को अप्रोच करती है तो जो एम्पलीट्यूड है दैट विल अप्रोच टू जीरो। करंट का भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक्सीलरेशन जो है वो भी हमारा जीरो को अप्रोच करता है। चार्ज जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट है वो जीरो फ्रीक्वेंसी पे नॉन जीरो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्वालिटी फैक्टर इन ए फोर्स्ड एलसीआर सिस्टम। इसमें ऑप्शन क्या थे? लार्ज क्वालिटी फैक्टर इंप्लाइज सर्किट विल सिलेक्ट स्मॉलर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो क्वालिटी फैक्टर की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, अगर वो क्लियर है तो आप इजीली बता सकते हो सभी ऑप्शंस। क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन क्या थी? इट वाज नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो अगर क्वालिटी फैक्टर लार्ज हुआ तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। बैंडविड्थ कम होने का मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन शार्प बनेगा, कि वो जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर काम कर सकता है दैट विल बी लो। सो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे और अगर उसका क्वालिटी फैक्टर हाई है, इसका मतलब वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर सकता है।
उसकी वाइड रेंज नहीं है, वो अननेसेसरी फ्रीक्वेंसीज पिक नहीं करेगा, सिर्फ पार्टिकुलर रेंज ही पिक करेगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। लार्ज क्वालिटी फैक्टर इम्प्लाइड हायर पावर अब्जॉर्प्शन एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये भी ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पावर अब्जॉर्प्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, कितनी पावर अब्जॉर्ब हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन कंप्लीट नहीं दिखा रहा, बट लेट अस ट्राई। क्वालिटी फैक्टर गिव्स आइडिया about the increase in current amplitude as frequency increase from 0 to resonance frequency। ये ऑप्शन गलत है, कारण क्योंकि क्वालिटी फैक्टर को हम जब लिंक करते हैं तो यहाँ पर चार्ज एम्पलीट्यूड आता है या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आता है, कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जीरो फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हुए कितना इंक्रीज कर रहा है, उसको हम क्वालिटी फैक्टर के साथ लिंक कर सकते हैं, ना कि करंट के लिए। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन जो था, क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एज वेल। अब फर्स्ट लुक में आपको ये लगेगा फॉर्मूला तो ओमेगा नॉट एल बाई आर है, इसमें तो कैपेसिटेंस आ ही नहीं रहा है ना, ओमेगा नॉट एल और आर, सी कहाँ है? जब आप ओमेगा नॉट का फॉर्मूला देखोगे तो उसके अंदर तो सी आता है ना, दैट इज स्क्वायर रूट 1 बाई एल सी, राइट। तो ये ऑप्शन ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वी हैव दिस ऑप्शन करेक्ट और रॉन्ग ऑप्शन, यू कैन से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारा, कि हमारे पास फोर्स्ड एलसीआर सिस्टम है। अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल की है, then phase difference between current and charge पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले तो आपको करंट और चार्ज के बीच में फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। कितना होता है फेज डिफरेंस? वैसे तो ये छोड़ दो, वैल्यू बता दो कोई, एनीवन? करंट और चार्ज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई का ही होता है। पाई बाई 2 होता है। तो आंसर ऑब्वियस नहीं होगा कि आप कुछ भी वैल्यू चेंज करो, पाई बाई 2 थोड़ी चेंज होगा, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहो, डिफरेंस तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो बाकी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही गलत हो गए। अगर आप गैस वर्क करोगे या ये कर समझोगे कि फाई उनके बीच में फेज डिफरेंस है, फिर गड़बड़। तो पहले आपको फिगर आउट करना है कि फेज डिफरेंस कितना है, उसके बाद देखो क्या डिपेंडेंस आता है। तो अगर आप पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटर्नल फोर्स में फेज डिफरेंस क्या हो? ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पे लिखा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो पहले तो ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स में फेज डिफरेंस कितना है। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्लाइड। ये वाला था ना, तो ये चीज है हमारी फेज डिफरेंस 5 प्लस पाई बाई 2। सो अब हमें देखना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या वैल्यू है। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन रेजिस्टिव कंपोनेंट। तो पहले तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू क्या है हमारी? दिस इज 5 प्लस पाई बाई 2, लेकिन 5 की वैल्यू क्या होती है? अगर आप वापस जाओ tan phi equal to m omega minus q omega by r। तो वैल्यू क्या आएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर फाई की वैल्यू 0 हो जाती है ना। यस सर। तो फाई की वैल्यू अगर 0 है तो फेज डिफरेंस कितना हो? पाई बाई 2। यस सर। तो डिपेंडेंस कहाँ पे आएगी? आर पे तो फिर डिपेंडेंस नहीं आई, है ना। तो आप रेजिस्टिव कंपोनेंट इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट भी गलत है कि फेज डिफरेंस कभी रेजिस्टिव कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड तो करता है बट इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता।
यानी इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे विल हैव द सेम वैल्यू द रेजिस्टिव कंपोनेंट। देन उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात थी। इसमें हमें रॉन्ग ऑप्शन पिक करना था, इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया कि एम्पलीट्यूड डिकेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक बात है, सही है स्टेटमेंट। तो क्वालिटी फैक्टर जो है दैट गिव्स मेजर ऑफ द फेज चेंज इन एनर्जी रिडक्शन, ये भी ठीक है, क्योंकि आप रिकॉल करोगे डेफिनेशन क्या थी, तो वहाँ से ऑब्वियस है कि एनर्जी को जब हम 1/E से रिड्यूस करेंगे तो उस टाइम कितना फेज में चेंज हुआ, दैट गिव्स यू क्वालिटी फैक्टर। ऑल ऑफ अबाउट ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है। जो एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सपोनेंशियली डिके नहीं करती, ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके करती है। सो ये हमारी स्टेटमेंट गलत थी इसमें। फिर SHM की बात थी, उसमें गलत स्टेटमेंट पिक करना है हमको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एग्जिबिट सिनुसॉइडल वेरिएशन विद टाइम, ये तो ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ अगर आप फॉर्मूलेशन देखोगे तो वो ऑसिलेटरी बिहेवियर शो कर रहा है। मैग्नेटिक एनर्जी पैराबोलिक वेरिएशन शो करती है चार्ज के साथ। अगर आपने LCR सिस्टम या LC सिस्टम नहीं किया तो आप काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी का देख सकते हो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या बिहेवियर शो करती है। तो इसका हमने ग्राफ बनाया था, वो पैराबोलिक आता है, तो ये भी ठीक है। करंट एग्जिबिटेड साइनसॉइडल वेरिएशन विद द चार्ज, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ जो करंट है उसकी साइनसॉइडल वेरिएशन, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये पैराबोलिक डिपेंडेंस आती है, ये ऑलमोस्ट पैराबोलिक होती है, बट ऑसिलेटरी बिहेवियर नहीं आता इसका। आप सिंपली लिंक कर सकते हो जो हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना उसके साथ। नन ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली गलत हो, अभी ठीक नहीं। ठीक है, in a forced mechanical oscillator, frequency of the oscillation depends on external force, ये इसका आंसर था। फोर्स्ड सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है वो हमारी सेम होती है एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ये डिपेंड नहीं करती बाकी सिस्टम पे, तो बाकी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, के और एम पे भी डिपेंड नहीं करता, मतलब बाकी स्टेटमेंट ही गलत है। Km but not on R, ये भी गलत है। Depends on K and M but decrease with increase in R, ये भी obvious सी बात है, क्योंकि एक ही डिपेंडेंस आ गई, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा रिजल्ट आया, K और M के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचते ना तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल क्वेश्चनियर नहीं था, बट मे बी मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। इन फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या था ये बताओ। तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूलेशन पे जाएं, तो हमने समरी की हुई है, ये वाला ही पिक कर लेते। Just a moment. Sorry. So what I was discussing over last comment, तो इसमें हमें इनका रेशियो निकालना था, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखे हुए, स्टूडेंट ने जो गलत आंसर दिया वो ये अज्यूम कर लिया कि माइनस भी ले लिया, किसी ने आयोटा साथ में ले लिया, वो तो एम्पलीट्यूड में वैसे ही नहीं आता। तो आपके पास दो सिंपल सी टर्म है जिनका रेशियो लेना।
तो जो ऑप्शंस है आपके ऑब्वियसली गलत हो जाते हैं। जहाँ पर भी आयोटा आ रहा वो तो ऑब्वियसली गलत हो गया, माइनस वाला भी गलत है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है 1/ओमेगा का। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डैम्प्ड एलसीआर सिस्टम है तो मैं गलत स्टेटमेंट पिक करनी थी कि क्या गलत है, कि क्वालिटी फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाफ कर दें, तो वो इन्वर्सली वेरी करता है, तो जब आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे वो डबल हो जाएगा। तो ये तो बात ठीक है। थर्ड ऑप्शन था इट गिव्स ए मेजर ऑफ द एनर्जी डिके इन ऑसिलेटर, ये भी ठीक है कि एनर्जी किस तरह से डिके हो रही है उसके बारे में हमें आइडिया लगता है इससे। जो फोर्थ ऑप्शन था क्वालिटी फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये भी ठीक है क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए वो कांस्टेंट रहता है। ये नहीं कि एम्पलीट्यूड की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, ये तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना। अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पे क्वालिटी फैक्टर अलग आना चाहिए था, वो कभी नहीं आता। पूरे सिस्टम का क्वालिटी फैक्टर हमेशा सेम रहता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या था कि क्वालिटी फैक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज डबल, ये कह रहा है कि कोई डिपेंडेंस नहीं है उसके ऊपर। लेकिन थोड़ी देर पहले भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था ना जिसमें हम ये चेक कर रहे थे कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है नहीं करता, तो वही सेम आर्ग्यूमेंट चलेगा। तो कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंस तो है ही है हमारी, तो यानी ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि टू वन डायमेंशनल एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ 10 and 5 रेडियन, एक की 10 लो दूसरे की 5 लो, एंड ऑल्सो डिफरेंट फेज वैल्यूज। तो एक तरह सुपरपोजिशन क्या सिनेरियो का हो रहा है कि उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, फेज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप जो हम सुपरपोजिशन का केस डिस्कस करते थे उसके साथ मैच करोगे तो ये सेकंड सिनेरियो था जिसमें बीट्स फॉर्मेशन होता है, तो उनमें जो रिजल्टेंट आता था उसके साथ आपने इसको एसोसिएट करना। तो आपने इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना था। तो अगर हम एसएचएम वाला ओपन ही कर लें एक बार के लिए, ये वाली स्लाइड थी मेरी, तो इसके साथ अगर आप लिंक करोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें था कि एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट एंड इज 4 सेंटीमीटर। कांस्टेंट तो नहीं होता इसमें एम्पलीट्यूड, अगर आप ध्यान से देखो एम्पलीट्यूड तो चेंज हो रहा है साथ साथ, है ना। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है। आगे वाले ऑप्शन भी देख लो। Resulting motion will be sinusoidal with frequency equal to 7.5. Frequency will be oscillating with average. तो आप दोनों फ्रीक्वेंसी का एवरेज निकाल के देख लो, वही आंसर आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। Amplitude will not remain constant but modulate, sorry this will be modulate with frequency 2.5. तो आप अगेन स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि एम्पलीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करता है, तो ये भी हमारा ठीक बनता है, गलत नहीं है। एम्पलीट्यूड विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है बट मैक्सिमम वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। तो वो चीज़ भी ठीक है क्योंकि यहाँ से देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड 2a होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 2a है, हालांकि वो चीज़ हमारी टाइम के साथ चेंज हो रही है। उसके बाद 2 न्यूमेरिकल थे। अब तक सारे कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, सिर्फ आपको अगर ध्यान से सुना है और फॉलो किया देन यू कैन इजीली गिव द आंसर। इसमें ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 हमारे न्यूमेरिकल टाइप थे। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक फोर्स्ड ऑसिलेटर गिवन है जिसमें मास की वैल्यू, डैम्पिंग कांस्टेंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, एंड साथ में एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला भी गिवन है। हमें क्या करना था, हमें निकालना था फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ओके,
तो इसके लिए पहले बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस कितना है। तो इफ यू रिविजिट अवर टेबल, मास्टर टेबल है हमारी ये, तो ये फॉर्मुलेशन है ना फेज डिफरेंस का बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 5 + π/2 हमारा फेज डिफरेंस है। π/2 तो कांस्टेंट है 90 डिग्री। बस हमें क्या निकालना था, फाई की वैल्यू निकालनी थी। और फाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस फॉर्मुलेशन से। एम भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, के भी गिवन है, आर भी गिवन है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल के सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें फाई की वैल्यू निकलेगी, इसमें π/2 ऐड करना, 90 डिग्री ऐड करना। सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑल कंपोनेंट वैल्यू आर गिवन। हमें ये फिगर आउट करना था कि अप्रोक्सीमेटली कितने ऑसिलेशन होंगे दैट एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू 1/e, सॉरी करंट इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 1/e। तो आपके पास करंट फॉर्मुलेशन होती है, इसमें करंट फॉर्मुलेशन चार्ज वाले से निकलेगी। अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट या चार्ज का फॉर्मुलेशन यूजली डिस्कस करते हैं। सिमिलरली आप करंट का निकाल सकते हो उसको डिफरेंशिएट करके। और वहाँ से जब आपके पास ये टाइम आ गया ना कि कितना टाइम लगेगा, जस्ट उसके बाद हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने ऑसिलेशन लगेंगे अप्रोक्सीमेट। रीजन कि टाइम पीरियड तो आप निकाल सकते हो, टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, कि तीनों कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है और वहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा ना। तो उस टोटल टाइम आपके पास आ गया, कितना लगा उसको 1/e रिड्यूस होने में, और टाइम पीरियड आपके पास है, तो वहां से आपको ऑसिलेशन मिलेगा। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो जो क्लियर ना हो? ओके, सो आई एज्यूम कि सभी क्वेश्चंस के रिस्पांस क्लियर हैं। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। सर एक बार ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाले में ऋषि क्या करना है कि आप जैसे अपने पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूलेशन है, तो सेम वैसे हम चार्ज का भी सेम यूज कर सकते हैं, और वहां से करंट का निकल जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करके। और फिर वहां से जो हम रिलैक्सेशन टाइम वगैरह डिफाइन करते हैं कि कितने टाइम के बाद वो एम्पलीट्यूड 1/e पे रिड्यूस हुआ, तो सेम टेक्निक यूज करके हम टाइम निकाल लेंगे कि कितने टाइम के बाद करंट रिड्यूस हो रहा है 1/e में। तो जब तो ये टाइम आपके पास आ गया, टाइम पीरियड आपके पास है, कहाँ से है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, आर, सी और एल पे डिपेंड करता है ना, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है उसमें। तो वहाँ से टाइम पीरियड आ गया। टोटल टाइम को अगर हम टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है ऋषि? यस सर। एनीवन एल्स? ठीक है, तो अब हमारा था नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करें। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि हम नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि आप लोग काफ़ी बर्डन फील हो रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अभी में हमारी एक सेट रहता है स्लाइड्स का, अबाउट 30 स्लाइड्स रहती है, और उसमें मोस्टली मैथमेटिक्स है। हालांकि फिजिक्स डिस्कशन भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो है ठीक ठाक मैथमेटिक्स है उसके अंदर। तो क्योंकि ऑलरेडी आपके अकॉर्डिंग काफ़ी पेंडिंग है, आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो एक ऑप्शन है कि उस पार्ट को अभी छोड़ देते हैं, माइनर 1 से पहले के लिए छोड़ देते हैं उसको।
और जो हमारे बाकी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पोलराइजेशन, लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स, उसमें से कोई एक पिक करके वो कंप्लीट कर लेते हैं जो नेक्स्ट 6 और 7 लेक्चर लगने हैं उसके दौरान। ये ऑप्शन है, क्योंकि वो जो नेक्स्ट 3 लेक्चर 3 टॉपिक हैं हमारे, या 3 चैप्टर कह लीजिए, वट एवर टर्म यू वांट टू यूज, उसमें मैथमेटिक्स मिनिमल है। जो अब तक आपने मैथमेटिक्स किया उसके कंपैरिजन वो ये समझ लो कि 20% भी नहीं। सारा कॉन्सेप्चुअल है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी टॉपिक की। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर शिफ्ट कर जाते हैं पार्सली, ताकि अब जो भी नया चीज़ होगा वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बनेगा, और अपना सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा मूव होता रहेगा साथ साथ। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से सोचते हो कि नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है तो इसको कंप्लीट ही कर दो, आप मैनेज कर लोगे, तो आई एम ओके विद दैट। एनीवन? कुछ तो सजेशन दो यार, अदरवाइज तो फिर मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा, वो आपको पसंद नहीं आएगा। सर नया टॉपिक स्टार्ट करो। यस सर। न्यू चैप्टर सर। कोई नए चैप्टर के अगेंस्ट हो जिसको लगता है कि नया नहीं करना? ओके ठीक है, नया करते हैं फिर। ओके सो लेकिन इसका बच्चे बेनिफिट तभी होगा इस चेंज का, अगर आप जो भी आपका बैकलॉग है उसको आप कंप्लीट करो। अब पीछे 3 लेक्चर हमारे नहीं लगे तो उसकी वजह से कोई नया सिस्टम या नया टॉपिक आपके पास नहीं आया। एक वैसे क्लास मिस कर दिया था, एक क्लास टेस्ट की वजह से लास्ट लेक्चर में अपना डिस्कशन, जनरल डिस्कशन था, तो एक तरह से ब्रेक ही था एटलीस्ट नए टॉपिक से, हालांकि अपनी कंटिन्यूटी बनी हुई थी। जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट पोलराइजेशन। यूजली 3 लेक्चर लगते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं लगते, बट अपना टारगेट यही रहेगा कि बस माइनर से पहले पोलराइजेशन ही कंप्लीट करना, कोई और नया टॉपिक शुरू नहीं करना, ताकि कम से कम आपके ऊपर बर्डन आए। तो अब अपनी जो 6 और 7 क्लास लगनी है उसमें जितनी भी क्लासेस इसके लिए लगेगी इसमें लगाएंगे। अदरवाइज आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अगर अपना पोलराइजेशन हो जाता है और आपके डाउट नहीं हैं तो फिर आप माइनर 1 तक फ्री रहोगे एटलीस्ट फिजिक्स की क्लासेस से। बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने डाउट डिस्कस कर लो उन क्लासेस में, जो भी ऑसिलेशन से रिलेटेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम अब तक पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल इक्वेशन तक जो हमने स्टडी की। और माइनर 1 में अपना टारगेट ये रहेगा कि पोलराइजेशन तक कंप्लीट है। अगर वो आपको ज़्यादा लग रहा है एक बार पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं, अगर उसके बाद आपको लगा कि नहीं पोलराइजेशन इंक्लूड नहीं करना चाहिए तो हम मैक्सवेल इक्वेशन तक को रिस्ट्रिक्ट कर लें। उसमें अपने पास फ्रीडम है, उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ तक अपने को डालना। ओके सो दैट वी कैन डिसाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। Okay, so let me open polarization slides. अभी 10 मिनट है तो जस्ट इंट्रोड्यूस ही करते हैं टॉपिक को, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें। सो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग बता दो, जरूरी नहीं है कि फिजिक्स वाला ही पता हो आपको, कोई भी मीनिंग जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जहाँ पे आपने सुना हो इसके बारे में। सर एक लाइट जो मतलब लाइट जो होती है सर उसका वाइब्रेशन जो होते हैं सर 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो सर इनमें से कोई भी वाइब्रेशन को अगर रोक दें और एक को ही आगे जाने दें तो इसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और ये पोलराइजर्स जो होते हैं सर चीजें उनको यूज करके ऐसा अचीव किया जाता है। सर 2 कंटेक्स्ट आ रहे हैं, एक तो हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक प्लेन में ही रिस्ट्रिक्ट कर दें या पॉलिटिकल पोलराइजेशन। सर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी एक प्लेन में। Anyone else? सर फिजिकल मीनिंग तो इसका ये हो सकता है कि मतलब
कैसे दो पीपल मतलब हाउ पीपल थिंक स्पेशली व्हेन टू मतलब जब दो अलग अलग लोग अलग अलग व्यूज दे रहे हैं सर, यानी कि दो ऑपोजिट वे में। और किसी का कोई व्यू? साक्ष्य? सर लेमन टर्म्स में तो फिर यही हो गया कि लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, अपनी पसंद का कोई कंपोनेंट निकाल लो उसमें से, बाकी सब फिल्टर आउट कर दो। ठीक है, तो अब तक हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट सामने आए। अगर और कोई इनपुट डालना चाहता हो ओके, तो अभी दो कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने आए। एक तो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में जो अपना पर्पस है रीड करना, उसके बारे में समझना कि वहाँ पे पोलराइजेशन हो सकता है। जो आंसर दिया वो कुछ हद तक ठीक है कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करना है या सिर्फ, और एक कह रहा था कि दोनों में से कोई भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, है ना। या एक ने कहा था कि एक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं दूसरा रह जाएगा। तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट का एग्जैक्ट आंसर सही था, कुछ एक का। दूसरा ऋषि ने और संध्या ने कुछ अपना जो सोशल सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है उस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि वहाँ पर भी पोलराइजेशन जो है वो काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, और जब इलेक्शन होते हैं तब तो एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो क्या दोनों के बीच में किसी तरह की सिमिलैरिटी है या कुछ हम उनको लिंक कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ एनालॉजी बना सकें हम, ताकि क्लैरिटी आए कुछ हमारे पास। तो इसके लिए पहले कि जो अपना सोशल सिस्टम में पोलराइजेशन हम बात करते हैं उसको थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो हम ज़्यादा बढ़िया रिलेट कर पाएंगे। तो लिटरल मीनिंग क्या होगा अगर हम सिर्फ फिजिक्स भूल जाते हैं एक बार के लिए, जो कि रेयर चीज़ है हमारे कोर्स में, बट भूल जाते हैं। चलो, तो पोलराइजेशन का मीनिंग आप इस तरह से ले सकते हो कि जैसे संध्या कह रही थी अभी कि जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको हम पोलराइजेशन करते हैं। डिफरेंट व्यूज़ होना पोलराइजेशन नहीं है, उन डिफरेंट व्यूज़ को यूज़ करके एक पार्टिकुलर एक्ट करना, है ना, जिसके जो अलग अलग व्यूज़ हैं उनको डिफरेंटली एक्ट करवाना, वो पोलराइजेशन। सर जैसे आपने पॉलिटिकल सिस्टम में बोला कि मतलब उससे कंट्री डिवाइड होती है, हाँ, इस तरीके से बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें वो पॉसिबिलिटी कैसे बनी? अब अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पोलराइजेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ऐसा सिनेरियो या ऐसी कंडीशन या ऐसा व्यू, ऐसा टॉपिक जिसपे मल्टीपल व्यूज़ हों, यानी कोई पॉसिबिलिटी हो जो उसकी वजह से कोई आपको पोलराइज कर सके। फॉर एग्जांपल रिलीजन के बेस पे काफ़ी कॉमन होता है ना, रिजर्वेशन के बेस पे भी होता है, कास्ट के बेस पे भी काफ़ी कॉमन है, मल्टीपल टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अपने जो हम 52 मेंबर हैं इस ग्रुप में, हमारी एक ही ओपिनियन है रिलीजन के बारे में कि हम, हमारे लिए मैटर नहीं करता कि ठीक है जो भी हमारा रिलीजियस बिलीफ है वो हमारा पर्सनल बिलीफ है, बाकी क्या करते हैं उससे आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है सबका पर्सनल है, बट यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड कि आप उसके साथ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड नहीं, यानी सभी के व्यू सेम है, सबके रिलीजियस बिलीफ अलग अलग है बट व्यू सेम है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे का व्यू क्या है, वो अपने ढंग से काम कर रहा है, दूसरे को उसको टेंशन है। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने 50 स्टूडेंट के 52 मेंबर के ग्रुप को कोई पोलराइज कर सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन अब आप ऐसा मान लीजिए कि आपको लगे कि आप जो काम कर रहे हो, जो आपका फेथ है वो सबसे बढ़िया है, दूसरे वाले की कमी है ना, दूसरे वाले की वजह से सिस्टम खराब हो रहा है, या जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कुछ कह रहे हैं कि होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। अब पिक्चर में आएगा जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसका रोल क्या रहेगा? वो इजीली पोलराइज कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि वो रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है तो भी पोलराइज कर सकता है, अगेंस्ट है तब भी पोलराइज कर सकता है। तो यानी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें हम सिर्फ
सिस्टम प्रोवाइड कर दें, दैट इज नॉट सफिशिएंट। हमारे पास एक एक्सटर्नल सिस्टम भी होना चाहिए जिसकी कैपेबिलिटी हो कि वो पोलराइज कर सके। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जो पॉलिटिकल लीडर है उसके पास ये टैलेंट ही नहीं है कि वो उस रिलीजियस बिलीफ पे या रिजर्वेशन के बिलीफ पे या कोई और टॉपिक पे आप लोगों को बायस करवा सके, तो पोलराइजेशन फिर भी नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है पोलराइजेशन के लिए। एक तो ऐसा सिस्टम जो पोलराइज हो सके, दूसरा ऐसा सिस्टम जो पोलराइज कर सके। दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हाँ वो पोलराइजेशन कर रहे हैं या वो सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। सोसाइटी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पोलराइज होने के लिए। जो इनिशियल डेज थे उस टाइम में पोलराइजेशन के टॉपिक अलग थे, क्योंकि उस टाइम लोगों की जो एसोसिएशन थी कुछ पार्टिकुलर मुद्दों पे ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे वो एसोसिएशन दूर हो गई तो उन मुद्दों पे पोलराइजेशन नहीं होती, अब नए मुद्दे आ गए, है ना। तो सोसाइटी किस तरह से खुद को डिजाइन करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडर किस तरह से पोलराइजेशन का टॉपिक सामने लेके आए। सो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अपना जो सिस्टम है ना, कि हमारे व्यूज ऐसे नहीं है कि हमारे उन व्यूज की वजह से कोई सोसाइटी को डिवाइड कर सके। एटलीस्ट हम उस चीज़ को अगर मैनेज कर लेंगे तो कोई पॉलिटिकल लीडर उसके अगेंस्ट काम कर ही नहीं पाए। जो भी डिसीजन है या जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है या सोशल सिनेरियो बनता है या जो भी रिलीजियस लीडर एक्ट करते हैं वो उसी बेस पे एक्ट करते हैं कि उनकी मतलब जो उनका सिस्टम है वो कैसे चलेगा। उनको लगेगा कि हाँ लोग इस बात पे भड़क जाएंगे तो उसको मुद्दा बना लेंगे, उनको लगा कि नहीं भड़केंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो शोर करते रहेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हाँ ये चीज़ हमारे अंदर से एवोपरेट अगर हो जाती है तो टाइम के साथ ही पोलराइजेशन जो इलेक्शन के टाइम होता है दिस विल टोटली डिसअपीयर। ओके, सो वी कैन थिंक अबाउट दिस। अब अगर हम वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वेव के लिए भी हमारी सेम सिचुएशन है कि हमारे पास पहले एक सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सिस्टम है वो पोलराइज हो सके, यानी कि उस सिस्टम के अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए तभी पोलराइज होगा ना। अगर मान लो एक ही पॉसिबिलिटी है तो वो पोलराइज हो ही नहीं सकता। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हम कोई ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें जो उसको पोलराइज कर सके। तो वहां पर भी हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी वेव या ऐसा सेटअप होना चाहिए वेव्स का कि जो पोलराइज हो सके और साथ में ऐसा सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है कि जो उसको पोलराइज कर सके। फॉर एग्जांपल आप साउंड वेव की बात कर रहे हो, साउंड वेव में ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में होती है? सर जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी। तो एक ही डायरेक्शन हो गई ना ऑसिलेशन की, मल्टीपल तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से एक ही व्यू है, सिंगल व्यू है वेव का। तो आप इसी वजह से जो साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है हम उसको पोलराइज नहीं कर सकते, बिकॉज जो सिस्टम है, जो वेव सिस्टम है, उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन कब क्या होगी? जब हम एक पार्टिकुलर चीज को प्रेफर करेंगे या बायस करेंगे, तो वहां पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है लॉन्गिट्यूडिनल के लिए, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में आप एक बार सिर्फ एक ही फील्ड ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब आप देख लो, मल्टीपल पॉसिबिलिटी अगर है यानी मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना कि हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को फेवर कर सकें। तो इसीलिए जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ को कोलैबोरेट करता है या सपोर्ट करता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, क्योंकि लाइट के केस में ही पोलराइजेशन का फिनोमेना मिला था, साउंड के केस में नहीं मिला था या लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए नहीं मिला था। तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल के लिए मिलता तो अलग चीज़ होती है, बट अगर आप हमारे लॉजिक से चलें तो लॉन्गिट्यूडिनल के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोपगेशन। तो हमारा पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है कि हम उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को फेवर करें।
अगर हम उस ऑसिलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे तो वेव ही रुक जाएगी, वेव ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रांसवर्स वेव के केस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वी कैन हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द ऑसिलेशन डायरेक्शन। तो वहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम किसी डायरेक्शन को फेवर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज कर सकते हैं, साउंड वेव को नहीं कर सकते। ओके, तो अभी तक के डिस्कशन में कोई क्लैरिटी किसी तरह की जो आपको ज़रूरत लगती है कि पोलराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, कि हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को फेवर कर रहे हैं। ये ध्यान रखो कि इसमें हम लाइट की डायरेक्शन या वेव की डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम जो वेव के साथ एसोसिएटेड ऑसिलेशंस हैं उनकी डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली ये आंसर आता है कि हमने लाइट की डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लाइट की डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, लाइट उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। हमारी रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे जाती है, जो उसके साथ ऑसिलेटिंग फील्ड है, हम ऑसिलेशन की डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन में किसी तरह का कंफ्यूजन कि पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, या कोई इसमें इनपुट डालना चाह रहे हो अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे? ओके, सो दैट इज गुड। उसके बाद हम टॉपिक पे मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक होता क्या है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उनके ऑसिलेशन की जो डायरेक्शन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब किसी स्टूडेंट ने बोला था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है सिर्फ हमारे पास, या हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल्ड है। कपल्ड इन द सेंस कि वो एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मैग्नेटिक फील्ड की भी एक ही डायरेक्शन है ऑसिलेशन की, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, लेट मी शो समथिंग आई कैन। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बस यही कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में ऑसिलेट किया, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर हम एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक फील्ड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटर रिलेटेड चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है ना पोलराइज करने का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर काम करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी एक तो स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, दूसरा जो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होती है, उसको आप इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिंपल सिस्टम बना के आप मैग्नेटिक इंट्रैक्शन नहीं अचीव कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन काफ़ी ईजी है, काफ़ी कॉमन इंट्रैक्शन है। तो इसीलिए हम जो पोलराइजेशन का मैकेनिज्म है वो मोस्टली हमारा इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन पे बेस्ड होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करता है। उससे ये लगता है कि भी ठीक है यार, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट इन द प्रोसेस हम एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर बैक की डायरेक्शन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बना। ओके, सो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। अनपोलराइज्ड लाइट का मीनिंग क्या है, जो अभी तक अब सिर्फ टर्म्स आएगी, जो टर्म्स हम यूज करेंगे। बेसिक आइडिया हमारा सेम है जो पहले पढ़ते रहे हैं, डिस्कस किया है हमने, कि जो कॉमन लाइट है जिसमें हमने किसी तरह का पोलराइजेशन नहीं किया, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन तो हमेशा ही रहेगी, बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये कंडीशन तो नेसेसरी है ही।
we have all possible direction of the electric field oscillation, but one condition that these are always perpendicular to the direction of propagation. और ये मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बुक्स में भी नहीं मिलेगा आपको, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी है वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड भी सभी पॉसिबल डायरेक्शन में। अब इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड हैं। फॉर एग्जांपल जो वेव है वो आपकी तरफ मूव कर रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है, स्क्रीन के अंदर जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हम मल्टीपल डायरेक्शन में शो कर देते हैं, वो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंटेशन है। या यहाँ से भी इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट दिखाते हैं, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड में। जो वेव की प्रोपगेशन डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है, यानी स्क्रीन से बाहर या स्क्रीन के अंदर। ये भी पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन सी में दिखाई हुई है, इसमें क्या है कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑसिलेशन दो ही डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, एक वाई डायरेक्शन में, और ये जो डॉट है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है, यानी जेड जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट दिखा है। ये एक और मेथड है दिखाने का। सिचुएशन सेम है कि वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक कंपोनेंट वाई में है और दूसरा ये जेड में, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सिर्फ दिखाने का मेथड अलग है लेकिन लॉजिक सेम है। जो सीओडी है सेम मैसेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन, वाई एंड जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर। तो आगे हम जितना भी अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें यही मिलेगा आपको। इसको आप ये कह लीजिए कि हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं कि जब भी हम सिर्फ दो ही ऑसिलेशन दिखा रहे हैं इसका मतलब वो अनपोलराइज्ड है। वी आर शोइंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, तो वो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट की बात कर लेते हैं साथ। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही होती है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंगल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वेव ऑसिलेट ओनली इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। इसको हम लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि वेव मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑसिलेशन की डायरेक्शन हमारी ये हो सकती है जो ए में दिखाया हुआ है, या ऑसिलेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्क्रीन भी हो सकती है जो हमने बी में शो किया। तो जो दोनों है वो हमारी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें एक कॉमन टर्म है, एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो जिस डायरेक्शन में या जिस प्लेन में ऑसिलेशन होगा आफ्टर पोलराइजेशन दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। कि जिस प्लेन से हमने निकाल दी लाइट या वेव, जिस प्लेन से निकाल दिया वो तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया, और जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है अभी भी वो हमारा प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये कॉमन टर्म है जो आगे आएगी आपको, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि उनका। सो उसके आगे की जो टर्म्स हैं वो हम कल से शुरू करते हैं। इसमें सारा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी अगर रीड करते रहोगे ना तो यू कैन मैनेज इट। कुछ एक टॉपिक है जो थोड़े से जनरल डिस्कशन से ऑफ हो जाएंगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फॉलो करने के लिए। एटलीस्ट एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो बुक है वो आप अजय घटक पढ़ सकते हो, या और भी कोई इंडियन ऑथर की जो बीएससी फिजिक्स की ऑसिलेशन ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई भी बुक मिलती है उसको आप रेफर कर सकते हो। मार्केट में इजीली मिल जाएगी आपकी। अभी तो खैर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर अजय घटक की सॉफ्ट कॉपी पढ़ी है या ऑनलाइन आपको कोई सॉफ्ट कॉपी मिलती है बुक की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बुक मिल जाती है ऑनलाइन। एनपीटेल पे भी आपको मिल जाएगा कंटेंट इसका, वो सभी चैप्टर का मिल जाएगा। वैसे तो ये आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे?
Okay, if not, then we'll close for today and we'll meet on Friday. सॉरी, लैब का आपने मुझे मैसेज नहीं किया बच्चे. सो वो आप कह रहे थे कि आप डिसाइड कर लोगे फिर. हाँ, नहीं, मुझे ये था ना कि अगर आपको इशू नहीं है कि उस केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए अपनी क्लास का टाइम है, तो किसी दिन अगर हमारा कंटेंट फिजिक्स थ्योरी में कम है तो हम उस टाइम को यूटिलाइज करके लैब में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसलिए हम स्लॉट रख सकते हैं किस टाइम के दौरान हमें डिस्कस करना है. मैंने बड़ा स्लॉट इसलिए रखा है क्योंकि तीनों ग्रुप होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि 45 मिनट में तीनों ग्रुप ही निपट जाएं. एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबल टाइम होना चाहिए. जरूरत कितनी पड़ेगी वो हम देख लेंगे टाइम के ऊपर. सो अगर किसी को इसके साथ ऑब्जेक्शन नहीं है, इन दैट केस व्हाट आई विल सजेस्ट कि इस वीक तो ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है. नेक्स्ट वीक से और माइनर के बाद जो भी हमारी कंटिन्यूटी होगी, जो ट्यूसडे वाले हमारा स्लॉट है, ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होती है उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास एंड जो भी एक्स्ट्रा टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इज इट फाइन? Yes, sir. यस सर. यस सर. Yes, sir. ओके, तो ट्यूसडे को हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा. इस वीक जो है वो रूटीन चलेगा हमारा. ओके, देन ग्रुप पे भी डाल देता हूँ मैं. आप अदरवाइज जो आपका अनऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे भी डाल सकते हैं. ट्यूसडे को हमारी फिजिक्स लैब सभी की कंबाइन. ओके, सो वी कैन मीट नेक्स्ट टाइम देन. बाय एवरीवन. गुड डे सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.